अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसिमा इकबाल। आज आपको नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी आर शर्मन ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वेंडी आर शर्मन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी ताउन, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस मुलाकात में ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आलमी बरादरी की जानिब से ठोस इक़दामात की मुत्तकाज़ी है। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला में मुआवनत और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने बलूचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में जारी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। आपको बताएं कि वेंडी आर शर्मन ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौसमियाती तब्दीली और मुतबादिल तवानाई के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं उनमें होने वाली पेशरफ्त की भी तारीफ़ की है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताउन, तिजारत और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल हुआ है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत से रवाबित कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़ित्ते के अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं, जिससे निमटने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम आपको आगाह कर रहे हैं अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी आर शर्मन के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। इसी दौरे पर और इन ख़ास तौर पर जो मुलाकातें हुई हैं इस पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है शाहिद अमीन साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर। पाक US ताल्लुकात जो हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया उनका पहले भी हमें सुनने में देखने में मिलता है। हमारे साथ प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अमीन साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। सर, ये फरमाइएगा, वेंडी आर शर्मन पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करती हैं, मोईद यूसुफ से मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल उनका होता है। आज जो बातें पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं वेंडी आर शर्मन से, उन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? ख़ास तौर पर जो मुतालबात किए गए हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, अफ़गानिस्तान में अमन को लेकर पाकिस्तान की जानिब से, और फिर आप क्या समझते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की? कुछ पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखाई देती है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में? देखिए, मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में खासी सर्द मेहरी है और इसको दूर करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल। और वेंडी शर्मन ने पाकिस्तान आने से पहले इंडिया में ये बात कही कि उनका पाकिस्तान में एक बहुत ही महदूद किस्म का मकसद है, कोई कसीरुल बुनियाद तौर पे ताल्लुकात का इम्कान नहीं देखती। उन्होंने गोया हमें आने से पहले ही कह दिया कि मैं एक मखसूस मौजू पे बात करूंगी या एक मखसूस मौजू पे बात करूंगी, और कोई वसी तौर पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इजाफे का इस वक्त उनको इम्कान नज़र नहीं आता है। तो ये उसी सर्द मेरी का एक इजहार है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का एक बड़ा टेस्ट है। एक तरफ हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, बड़े एक अहम मुल्क हैं, जियो स्ट्रेटेजिकली हमारी बड़ी अहमियत है। हम नहीं किसी से दबके रहना चाहते, हमारे वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन साथ ही में अमेरिका एक सुपर पावर है, और एक तो नंबर एक बात यह है कि 70 साल से हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका ने जितनी एड पाकिस्तान को दी है गालिबन किसी और मुल्क ने नहीं दी है। कोई $78 बिलियन की एड गालिबन पिछले 70 साल में दी है। तो हम नहीं चाहते कि एक सुपर पावर के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ आए, क्योंकि वो सुपर पावर आपको मालूम है उसके बड़ा असर रसूख है। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अमेरिका का बड़ा से है। अगर वो हमारी मुखालफत पे आए तो हमारी कंसोर्टियम की एड और जो IMF की एड है, इस कम की चीज़ों पे बड़ा मनफी असर पड़ सकता है। अगर वो इंडिया के साथ ज़्यादा करीब चले गए तो भी हमारी सलामती को खतरा होता है। तो इसलिए इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि एक बड़ा एक कैंडिड डायलॉग हो और उनको समझाया जाए कि अमेरिका के जो पाकिस्तान के बारे में इल्ज़ामात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो शदीद गलत फ़हमी पे की बुनियाद पे हैं। उनका सारी तकलीफ़ उनको ये है कि उनको अफ़गानिस्तान में बड़ी शदीद शिकस्त हुई है।
ایک فوجی شکست ہوئی ہے, ایک سیاسی شکست ہوئی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اسکیپ گاؤٹ کے طور پہ پاکستان کو اس وقت بنایا ہوا ہے. یا میں تو یہ تو نہیں کہوں کہ سب حلقوں نے کیا ہے, لیکن کچھ حلقوں نے امریکہ میں پاکستان کو اسکیپ بورڈ بنایا ہوا ہے, یعنی ہارے خود ہیں اور الزام پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی ذہنیت جو ہے اس وقت ایک قسم کی فرسٹریشن کی حالت میں ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خدشات جو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بنتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کی حمایت کی, تو آپ ثابت کریں کہ کس طرح حمایت کی ہے. آپ نے آج تک ہمارے ملک میں کوئی سینکچوریز کا آپ نے بتایا کہ جہاں پہ طالبان کو ہم نے حفاظتی جگہ دی ہوئی تھی؟ کیا ہماری فوج افغانستان میں لڑنے گئی تھی؟ آج تک کوئی پاکستانی سپاہی یا کوئی فرد افغانستان میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تو کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کی مدد کی ہے؟ اور گویا کہ ہمارا تو ٹھیک ہے, رول یہ بنیاد رہا ہے پوچھنے کہ کی بھی ضرورت ہے, وجوہات پوچھنے کی بھی بالکل سر آپ صحیح فرما رہے ہیں ضرورت ہے, اور پھر ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کی بھی بڑی زیادہ ضرورت ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ صرف ونڈی کے دورے سے یہ ساری چیزیں حل ہو پائیں گی, یا اس دورے میں پاکستان کچھ راہ ہموار کر سکتا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے؟ یہ بھی فرما دیجیے گا. پھر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ٹھیک ہے, افغانستان میں تو جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, خود امریکہ میں اس کا اعتراف کر لیا گیا کہ بہت ساری غلطیاں امریکہ کی جانب سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس شکست کو بھی تسلیم کر لیا گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ اپنا کیا کردار چاہتا ہے, اور پھر کیا کردار وہ ادا کر سکتا ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اندر, خاص طور پر امن و استحکام کو لے کر بھی سکتا ہے کچھ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب کردار ختم ہے افغانستان میں اس کا؟ نہیں, دیکھیے یہ جو موقع ہے کہ وہ آئی ہیں ڈپٹی فارن منسٹر امریکہ کی, اور ان کا بڑا بیک گراؤنڈ بھی میں نے دیکھا ہے, ماضی میں بھی بڑی اہم پوزیشن پہ رہی ہیں. تو یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں ان سے بات چیت کر کے جو امریکہ کی غلط فہمیاں ہیں, جو الزامات ہیں, ان کو رد کیا جائے. بڑی سمجھا کے, مطلب دلائل کی بنیاد کے اوپر کو سمجھایا جائے کہ آپ کو شدید غلط فہمیاں, شکست آپ کو افغانستان میں ہوئی ہے, الزام آپ پاکستان پہ ڈال لیں, تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. اور اس سے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, امریکہ کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کر کے آئندہ قسم کی غلطیاں نہ کرے. مثال کے طور پہ فوری طور پہ اگر انہوں نے طالبان حکومت کو بالکل تنہا کرنے کی کوشش کی, تو پھر افغانستان کے اندر افراتفری پھیل سکتی ہے جس کے اندر ٹیررسٹ کو فائدہ ہوگا اور کہ امریکہ کو نقصان ہی نقصان ہوگا اس میں. تو ضرورت اس بات کی ہے, وہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کے وہ آپ تنہا مت چھوڑیں, خاص طور پہ جو ہیومینیٹیرین ایشوز افغانستان کے اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوں, ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں افغانستان میں استحکام آئے. یقیناً طالبان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کثیر الجماعت حکومت بنائیں, ہیومن رائٹس کا خیال کریں, عورتوں کے جو حقوق کو دیں, جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. لیکن آپ زبردستی یہ چیزیں نہیں کر سکتے, وقت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. تو گویا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس والی شیرمن کی وزٹ کا پورا فائدہ اٹھایا جائے, اور سارے ہمارے جو اس بارے میں ہماری رائے ہے اس کو ان کے ساتھ شیئر کیا جائے. اس میں تناؤ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر مزید ہم نے تناؤ لانے کی لایا ضرورت نہیں ہے, بلکہ معاملات کو سلجھاؤ کی جانب لے کر جانا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا شاہد صاحب. جہاں سلجھاؤ کی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے دلائل کے ساتھ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے افغانستان کے میٹر کو لے کر, کیا اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے میٹر کو بھی شیرمن کے سامنے اسی طرح سے رکھنے کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج جو بات کی گئی ہے وزیر خارجہ کی جانب سے یا معید یوسف کی جانب سے وہ کافی ہیں, بس ان تک میسج پہنچ گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کیا چاہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے وزیر خارجہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. کشمیر میں ہندوستان کے جو مظالم ہیں, جو وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, اور ہندوستان میں کی جو عام طور پہ اینٹی مسلم پالیسیز ہیں جس کا وزیر اعظم کئی بار ذکر بھی کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشن اور دیگر جگہ پہ, تو یقیناً ہم نے اس کو اٹھایا اور اٹھاتے رہنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت شیرمن کی جو وزٹ ہے اس میں ان کا کشمیر کے بارے میں ان کو دلچسپی ہوگی. ان کا سارا محور مجھے نظر آتا ہے افغانستان ہے, اور ان کی شکوہ اور شکایات ہیں. اور لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ کو سمجھایا جائے کہ جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب آپ افغانستان کے حالات میں زیادہ بگاڑ چاہتی ہیں, یا یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹیبلٹی آئے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے ہے. تو بھائی اگر آپ طالبان کو بالکل تنہا چھوڑیں گے, وہاں کے حالات بگڑیں گے, تو دہشت گردوں کو فائدہ پہنچے گا. تو اس لیے پاکستان کا موقف بالکل درست ہے کہ آپ اس بارے میں ایک قسم کی نظر ثانی کریں, جو حقائق ہیں ان کا سامنا کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ طالبان کی حکومت کو فوراً تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن کم از کم یہ کوشش مت کریں کہ پش دیم اگینسٹ دا وال, ان کا پورا بائیکاٹ کریں. تو ان حالات میں تو پھر افغانستان کی سچویشن اور بگڑے گی اور دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا.
ठीक है, सिचुएशन समझाने की पाकिस्तान की जानिब से आज कुछ कोशिश की गई है, लेकिन कुछ कोशिशें या कुछ तजावीज़ जो हैं वो आपने शेयर की हैं, जिन पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर हो जाए तो ताल्लुकात में ये सर्द जो दिखाई देती है खासी हद तक कम हो सकती है। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया इसलिए भी कि हमने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करवाया। शो के शुरू होने से तकरीबन 10 मिनट पहले से आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद थे। इतना जानदार और शानदार तज्जिया जो है आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं अमेरिका के कुछ हलकों की जानिब से, उनको किस तरह से दूर करने की ज़रूरत है, किस तरह से अमेरिका को अपना किरदार समझाने की ज़रूरत है, और किस तरह से फिर अमेरिका को ये बताने की ज़रूरत है। शाहिद अमीन साहब ये भी फरमा रहे थे कि अब अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें बिगाड़ का मुतहम्मिल ये पूरा खित्ता नहीं हो सकता, खुद अमेरिका भी नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इल्ज़ामात की सियासत जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, इक़दामात जो हैं अमन के क़याम के लिए उन पर गौर करना चाहिए। इक़दामात की शायद अमीन साहब बात कर रहे थे, लेकिन जी अफ़गानिस्तान में हमें कुछ और होता दिखाई देता है। सूरत हाल जो है अमन अमान की वो कुछ बिगड़ती दिखाई देती है, और आज उसमें एक और कदम, एक और चीज़ जिसका इजाफा हुआ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के सूबे कंदूज़ में नमाज जुमे के दौरान होने वाले खुदकुश धमाके में 50 अफराद जाँ बहक जबकि 100 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके की तस्दीक की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वाक़या है ये सईदाबाद के इलाके में पेश आया, इसमें दाइश के लोग मुलव्वस हैं। नाज़रीन, सूबा कंदूज़ के महकमा इत्तलात के डायरेक्टर मतीउल्लाह रूहानी का कहना यह है कि इब्तदाई शवाहिद से साबित होता है कि यह हमला खुदकुश था। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने भी इस हमले की जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली है। एक आलमी तंजीम के कारकुन का कहना था कि धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतों को भी इसकी शिद्दत से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाज़रीन, मनाजिर आप देख रहे हैं, कुछ हम आपको एडिट की गई वीडियोस, कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। मनाजिर ऐसे थे, देखने लायक नहीं थे। बहुत सारे लोगों की इसमें जानें गई हैं, 50 इनकी तादाद बताई जा रही है। तादाद बढ़ने के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कुछ ज़ख्मियों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है, और आपको बताएं कि ये जो शिदत पसंद तंजीम है दाइश, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने ज़िम्मेदारी कबूल की है, इसने अगस्त में काबुल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया था, जिसमें सैकड़ों अफगान शहरी जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, और 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए थे। चंद रोज़ पहले काबुल में मस्जिद ईदगाह में भी धमाके से मुतादिद हलाकतें हुई थी। यानी सूरत हाल जो है वो अमन अमान की कुछ मखदूश होती हुई दिखाई दे रही है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, काबिल सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और ख़ास तौर पर माहिर हैं अफ़गान उमूर के। इसीलिए आज हम अफ़गानिस्तान के बिगड़ती अमन की सूरत हाल पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। रशीद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, जब तालिबान ने यहाँ पर इंतज़ाम संभाला अफ़गानिस्तान का, तो उसमें कहा गया कि बिल्कुल जी, हमें लोगों के ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, बच्चों के हैं, अक़लियतों के हैं, उन सब पर हमारी तवज्जो है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने पर है। बहुत सारी जगहों पर हमने अपने लोग तैनात कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा एयरपोर्ट पर वाक़या होता है, मस्जिद ईदगाह का वाक़या होता है, आज कंदूज़ में इस तरह का एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, और फिर बार बार दाइश की जानिब से जिम्मेदारी कबूल भी कर ली जाती है। आप नहीं समझते कि अमेरिका यहाँ से निकल गया तो एक और नया यहाँ पर एक सिस्टम शुरू हो गया, तालिबान और दाइश के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ गई है सर इस तरह से? जी, बिल्कुल, आप ही के शो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और मुतअद्दिद मर्तबा जी। मज़ीद जब भी हमसे इस अमन-अमान के हवाले से बात की जाती है अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, तो हमें यही ख़दशा था। तकरीबन 2 महीने होने को है, तालिबान क़यादत में तो आ गए हैं वहाँ पे, और इक़्तिदार उनके हाथों में है बज़ाहिर। लेकिन अमन व अमान की जो उम्मीद एक कायम हुई थी अफ़गान अवाम को और पड़ोसी ममालिक को, तो बदकिस्मती से जो आज का वाक़या है, ये एयरपोर्ट पर जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि अमेरिका के जाते-जाते जो दाइश के 2 बड़े हमले हुए थे, उसके बाद सबसे ज़्यादा खौफ़नाक और बड़ा हादसा आज रुनुमा हुआ है। इसमें आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि जो गैर सरकारी इत्तलात है वो 50 से भी ज़्यादा अमवात की है, और बिल्कुल। कुछ अफ़गान मीडिया 100 से ज़ायद शहादतों की बातें कर रहा है, और सामने आ उसपे रही है। मज़ीद भी सामने ये इत्तलात आ रही है। तो आपकी ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे, मैं इससे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि तालिबान का जो दावा था कि उन्होंने
اگرچہ انتظامی امور میں انہیں اس وقت دشواری کا سامنا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال انہوں نے قابو میں رکھی ہے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو طالبان کو توقع تھی اور طالبان کے جو خیر خواہ تھے ان کو جو توقع تھی امن و امان قائم کرنے میں بظاہر اس وقت کامیاب نظر نہیں آتے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ صحیح، یہ تشویشناک بات ہے۔ کیا یہ بھی تشویشناک ہے کہ داعش افغانستان میں اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اب وہ طالبان کو چیلنج کر رہی ہے؟ دیکھیں طالبان کو اب سے وہ چیلنج نہیں کر رہی آسما، یہ اس سے بہت پہلے بھی جب امریکہ یہاں پہ موجود تھا تو حیران کن طور پہ یہ دونوں اپنے آپ کو اسلامی تحریکوں کے نام سے یاد کرنے والی تنظیمیں تھی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہی ہے۔ اس میں جو قندوز کا واقعہ ہے، آپ جانتی ہے کہ قندوز نارتھ کا ایک اہم صوبہ ہے، شمال کا، افغانستان کے شمال کا انتہائی اہم صوبہ ہے، تاجکستان کے قریب یہ واقع ہے۔ یہ افغانستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جس میں مختلف اقوام کے لوگ آباد ہے، یہاں پہ ازبک ہے، یہاں پہ تاجک ہے، یہاں پہ شیعہ برادری ہے، یہاں پہ اہل سنت کی ایک بڑی تعداد واقع ہے۔ اور پہلے داعش اب تک جتنی بھی داعش کارروائی کرتا رہا ہے افغانستان میں، تو ان کا جو زیادہ ان کا اثر رسوخ رہا تھا وہ مشرق کی طرف تھا، پاکستانی سرحد کے قریب، یعنی کنڑ اور اس طرح کے باقی جلال آباد اور آس پاس کے علاقے جو تھے یہاں پہ زیادہ داعش کی موجودگی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ داعش نے اپنی موجودگی کو نارتھ میں ایک بہت ہی ہولناک اور خوفناک انداز میں ظاہر کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ داعش جو پہلے ہمیں طالبان قیادت بتاتی رہی ہے کہ داعش صرف جو سرحدی پٹی ہے پاکستان کے ساتھ، جو پکتیکا اور پکتیا اور کنڑ اور خوست اور ان علاقوں میں یہ تنظیم، ان کا کہنا تھا کہ تنظیم کی صورت میں موجود نہیں ہے اور انڈیویجول ان کے ہمدرد یہاں پہ جو شرپسندی میں ملوث ہے۔ لیکن ابھی نارتھ میں ہم نے دیکھا کہ شیعہ برادری کو جس انداز ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے، اور داعش نے اس کا برملا اعتراف بھی کیا ہے، اور داعش نے اپنے سوشل میڈیا کو، جو داعش سے منسوب سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہے، اس پہ اپنے اس دعوے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لیکن جو رشید صاحب یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مختلف یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مذہب کی بنیاد پر، فرقوں کے بنیاد پر، تو یہ صورتحال تو ایسا نہیں دکھ رہا کہ آنے والے کچھ دنوں میں بہتر ہونے والی ہے، یہ تو اور گمبھیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو دیگر ممالک بات کر رہے ہیں، اس خطے کے ممالک بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں کے شہریوں کے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، وہاں پر امداد پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اب یہ دو بڑی قوتیں جب آپس میں یہاں پر لڑ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ملک کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی ثالثی بن سکتا ہے دونوں کے درمیان، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایک خود بخود ہٹ جائے گا، ہار جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسے کچھ چانسز ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چانسز نہیں ہے، اس میں عالمی برادری کو ایک منظم اور مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم شروع دن سے افغانستان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے افغانستان کے موضوعات کو اور وہاں کی کانفلکٹ کو کافی مدت سے کور کرنے کی حیثیت سے، جی ایک جی طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہ جو 15 اگست میں طالبان نے جو اقتدار حاصل کیا، یہ دراصل ایک نئی لڑائی کا آغاز ہے، اور کچھ لوگ یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ شاید اب افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، اور اس کو ایک وکٹری اور فتح کی انداز سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اب وہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک نئی جنگ شروع ہو گیا۔ گرچہ یہاں سے امریکہ کا نکلنا اس خطے کے لیے ایک بہت ہی سودمند بات تھی، لیکن امریکہ نے جاتے جاتے یہاں پہ جو ایک نرسریہ چوڑی ہے اور اس کا جو ایک اثر سامنے آ رہا ہے، وہ اس وقت صرف افغانستان کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اس کی تپش بہت خدا نخواستہ یہ خدشات ہے، لیکن بہت جلد پڑوسی ممالک میں یہ یہاں پہ محسوس ہونے لگیں گے۔ تو آپ کی بات اس لحاظ سے بالکل درست ہے کہ یہ یہاں پہ مزید جو ہے انارکی کے خدشات ہے۔ یہاں پہ طالبان کے لیے جو تین آج بڑے واقعات جو اس کے علاوہ ہے، جو اس خطے کے لیے بہت اہم ہے، ایک پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں جو ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا، اس میں ایک جانب جو افغانستان سے روابط کو مربوط بنانے کے لیے اس سیل کی ذمہ داری لگائی گئی، اور دوسرے اسی خدشات کے پیش نظر
جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا کابل جانا اور وہاں پہ ان سیکیورٹی عوامل کو دیکھنا، اور اسی تناظر میں آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پاکستان میں ایک اہم اجلاس ہونا، ایک سیل قائم کرنا، در اندازی کو روکنے کے لیے جو ایک لائحہ عمل تیار کرنا. اسی طرح تاجکستان اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ازبکستان ٹھیک ہے، کا ارد وزیر گرد خارجہ. کے جو ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اندر کی صورتحال ہے وہ ان ممالک تک نہ آنے پائے. اس کو لے کر بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. لیکن رشید صاحب ذرا ہمیں یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ اس وقت افغان طالبان جو ہیں ان کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ سب سے بڑی ترجیح ہونی کیا چاہیے؟ صحیح ترجیح رکھے ہوئے ہیں؟ جو بھی ترجیح آپ بیان کریں گے، امن و امان کا قیام وہاں پر لانا ہے، عالمی برادری سے اپنی حکومت کو وہاں پر منوانا ہے، یا پھر اپنے لوگوں کی فلاح ہے ان کو آگے لے کر آنا ہے؟ کیونکہ ابھی ترقی کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا وہاں پہ. جو سچویشن ہے اس میں تو ابھی یہ ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کا اس طرح حق تو مل جائے پہلے. ترقی تو بہت دور کی بات ہے نا رشید صاحب ابھی وہاں پر. جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہے. اس میں سب سے پہلی ترجیح اگر میری نظر میں ہے، اور جو طالبان بھی شاید اسی کو اپنی ترجیح بنا کے رکھے ہوئے ہے، آج بھی امیر خان متقی جو عبوری وزیر خارجہ ہے قطر گئے جی. ہیں. لیجیٹیمیسی کو قائم کرنا، اپنے آپ کو منوانا، تسلیم کروانا. جب حکومت قائم ہوگی اس کے بعد ان سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ امن و امان دوسرے اس پہ ترجیح آ جاتی ہے. پہلے تو ان کی جو اس وقت جو مسئلہ ہے، حتیٰ کہ پاکستان جیسے ممالک، چین جیسے ملکوں نے بھی ابھی تک افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، اور جو بظاہر اس وقت جو طالبان قیادت جن کی توجہ میرے خیال میں اسی پہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کی جو ایک کوشش ہے، ان کوششوں میں افغان قیادت لگی ہوئی ہے. تو یہ ترجیح بھی ہونی چاہیے اور دنیا کو ریئلائز کرنا چاہیے. اگر افغانستان کو اسی طرح بے یار و مددگار اور خار ناپرسان کی طرح ہم شہر ناپرسان کی طرح اس کو چھوڑ دیں گے، تو شاید یہ جو سعید آباد کا واقعہ آج ہوا، قندوز میں، خدا نخواستہ اس قسم کی اور بھی واقعات رونماز ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ طالبان قیادت بھی سر جوڑ کے دنیا جو ان سے مطالبہ کر رہی ہے، یعنی جو وعدے کیے گئے تھے دوحہ آفس میں اسی قیادت نے جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا سے کیے ہوئے وعدوں کو ایفا کرتے ہوئے انہوں ٹھیک نے ہے. دنیا کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنی حکومت کو بھی تسلیم کروانا ہے. ٹھیک ہے، بصورت لیکن دیگر لبے لباب جو آپ کی گفتگو کا ہے رشید صافی صاحب، آپ اتفاق سے یقیناً کریں گے کہ یہی ہے کہ افغانستان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جانا چاہیے. حکومت کو ایگزیکٹلی تسلیم کرنا نہ کرنا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر اس میں تھوڑا ڈیلے بھی آ رہا ہے تو وہ بنتا ہے کہ عالمی برادری اس میں ٹائم لے رہی ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں اس میں بے یار و مددگار اگر چھوڑا گیا تو اس کا نقصان نہ صرف پڑوسی ممالک کو، خطے کے ممالک کو، بلکہ اس کے بہت دور تک اس کے اثرات جائیں گے. بہرحال رشید صافی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، افغانستان کی سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، سارے سینیریو پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے تجزیے کے لیے بہت شکریہ سر. رشید صافی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جی افغانستان کی صورتحال پر. اور آج چونکہ 8 اکتوبر ہے تو 8 اکتوبر کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی تاریخ کا جو بدترین قیامت خیز زلزلہ تھا جس کو آج 16 سال بیت گئے ہیں ہم اس کی بات نہ کر رہے ہوں. ناظرین، یہ زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو صبح 8:50 کے قریب آیا تھا. ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی. اس زلزلے سے آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد سمیت پنجاب میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا. ناظرین، قیامت خیز زلزلے سے 17,000 بچوں سمیت 73,000 سے زائد افراد لقمہ ازل بن گئے تھے، جن کی آج 16ویں برسی منائی گئی. اس زلزلے کا جو مرکز تھا وہ اسلام آباد سے 95 کلومیٹر دور اٹک اور ہزارہ ڈویژن کے درمیان بتایا جاتا ہے. قیامت خیز زلزلہ، قیامت کے سے مناظر تھے. ننھے بچے جن کی تعداد ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے 17,000 کے قریب تھے جن کی جانیں چلی گئیں. تقریباً 73,000 کے قریب افراد تھے ایسے جن کی جانیں گئیں جو اس زلزلے کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے. بڑے بھیانک مناظر تھے. بہت ٹائم تک، بہت دیر تک تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہو پایا تھا کہ بالا کوٹ جو ہے اس طرح سے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا. تقریباً پورا شہر جو ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت دنوں کے بعد ملبے تلے سے زندہ نکالا گیا تھا. بہت سارے بچے لاپتہ ہو گئے تھے. بہت سارے ایسے واقعات جو بیان کرتے ہوئے بھی
एकदम से सिचुएशन अजीब सी हो जाती है, सूरत हाल बयान करना मुश्किल है। जो उस वक्त थी मनाजिर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लोग जो हैं वो इमारतों के तले, उन्हीं इमारतों के तले आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं जो ज़मीं बोस हुई पड़ी हैं, जगह नहीं थी लोगों के पास, कहाँ पनाह लें, क्या करें, डेड बॉडीज़ निकाली जा रही थी। इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल जो बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर होती है उसी तरह से थी। उस वक्त भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करना पड़े थे। लेकिन जी तशवीश की बात ये भी है कि उससे भी ऐसा लगता है कि पिछली जो बहुत सारी हुकूमतें हैं उन्होंने कुछ सीखा नहीं था, क्योंकि 16 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी हम देख रहे हैं कि 5 फॉल्ट लाइंस पर मौजूद जो शहर है बालाकोट, उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सका है। माहिरीन का ये कहना है कि इसको फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। नमूद मुस्लिम ने इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया, वो खुद वहाँ गए हुए थे, क्या सूरत हाल देखी, क्या बताना है उनका, रिपोर्ट में जानते हैं। 8 अक्टूबर का दिन जो है ना वो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा समय है। बस इसको जब भी ये आता है ना तो एक तल्ख यादें हमारी, क्योंकि हमारे कितने ही दोस्त थे जो इस दिन हमसे जुदा हो गए, कितने ही लोग थे जो माजूर हो गए। तो ये असल में ये दिन जो था बहुत मुश्किल दिन था हमारे लिए। मैंने ताला खोल कर शटर उठाया और काउंटर के पीछे आया हूँ तो ऐसा लगा कि जैसे आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई ना, जैसे आवाज़ चल रही है। मैं अपने काउंटर से थोड़ा सा बाहर गया हूँ, बस ऊपर से ये लेंटर वाली दुकान थी मेरी, आगे शेड था चादरों का, उस चादरों के शेड के नीचे मैं आ गया था। मेरी आंखों से सामने ये नीचे पे आ गया, इसकी बाजू जो है ये आधा हो गया। इसकी एक रग थी, रग उसके साथ जुड़ी हुई थी और रग के साथ जुड़ी हुई, फिर हमने उसको बाहर दरवाजे से उठाया और दरवाजे से नीचे किया, लॉक किया। जैसे ही मुझे बाहर निकाला मैंने इधर उधर देखा, सारा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ गिरा हुआ था और झटके भी बहुत ज़ोर से आ रहे थे, आफ्टर शॉक्स। तो ऐसा लग रहा था कि बस ये क़यामत का दिन है, बाकी सब ख़त्म हो गए और हम जो बचे हैं वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे और ये क़यामत आ गई है। फिर यहाँ से किसी ने कहा कि अस्पताल के पास हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं, आप उधर जाएं, तो यहाँ से पैदल उधर गया। तो उसी दिन रात को हम 12 बजे पहुँच गए थे शफा इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर डॉक्टर आज़ाद ने कहा कि 5% चांस है, लेकिन आप ऑपरेशन करेंगे इसका। ऑपरेशन करके 2 दिन छोड़ा कि अब हम इसको 2 दिन बाद वो काला हो गया हाथ मेरा, तो उन्होंने कहा मजबूरी है, इसको काटना पड़ेगा। शुरू में तो बहुत मुश्किल था ना, शुरू में जो हालात थे वो ज़ाहिर है कारोबार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस मौके पर मैं अपने भाइयों का जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ वो काम है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आवाज़ें आई हमें ना मलबे के नीचे से, हम उठ के इधर लग गए ऊपर से मलबा उठाने। उसने मुझे नाम लेकर आवाज़ दी, जवेद भाई मुझे निकालें। मैंने अपने छोटे भाई को भेजा, बाद में से मैंने पता कि वो मुनीर था, उसका बाजू भी कट गया वो अभी, लेकिन वो अभी भी अल्लाह के फजल से उसने हिम्मत नहीं आ रही, अभी भी दुकान कर रहा है, वो अपना रोज़गार बना। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, तो अपने इलाके में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक अच्छा प्लेयर था। जब बाजू कट गया तो फिर तो मुश्किल हो गया, लेकिन कोई भी मुश्किल इंसान पर आए उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर जो बंदा हिम्मत हार गया ना वो दुनिया में नाकाम हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए, लोगों की मदद की उन्होंने, ये जज्बा होना चाहिए, बस कोई किसी चीज़ से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। नमूद मुस्लिम गए थे जी खुद बालाकोट। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के। हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं से, क्योंकि अभी रिसेंटली वो वापस आए हैं बालाकोट से, उन्हीं से सूरत हाल जान ली जाए कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। जी वालेकुम अस्सलाम। नमूद, रिपोर्ट आपकी हमने देखी है, क्या मनाजिर थे, क्या कुछ हुआ, किस तरह से लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने हैं। लेकिन ये बताइएगा कि बहुत सारी हुकूमतें आईं चली गईं,
क्या वजह है कि 16 साल गुजर चुके हैं, बालाकोट जिसके बारे में कहा गया कि ये 5 फॉल्ट लाइंस पर मौजूद है, इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाना चाहिए वरना कोई ऐसा बड़ा सानिया दोबारा से रूनुमा हो सकता है। जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपकी बात हुई होगी इंतज़ामिया से, जो मुतालिका महकमे हैं, मुतालिका लोग हैं, क्या वजह है, क्यों मुंतकिल नहीं किया जा रहा है शहर को? क्या खुदा न खास्ता किसी और साने का इंतज़ार है? देखिए, सूरत हाल ये है कि जो बालाकोट शहर है, तकरीबन इस वक्त 40,000 से ज़्यादा नफूस है। वहाँ पर 30,000 की तो रजिस्टर्ड वहाँ पर आबादी है, और एक बहुत बड़ा ये कहेंगे कागान की तरफ जो खास तौर पर जो रास्ता कागान जाता है, तो उसका एक गेट वे कहलाता है। तकरीबन तमाम सयाह यहाँ से गुजरते हैं। आपने खुद बताया कि 5 फॉल्ट लाइन है यहाँ पर, जो पहले ही जो बैनुल अक़वामी माहिरीन थे और उसके साथ साथ जो मुल्की माहिरीन थे, जो जियोलॉजिकल सर्वेस हुए, उसके बाद उन्होंने इस जगह को रेड जोन करार दे दिया है। रेड जोन का मतलब ये है कि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। गो के गुज़िश्ता सालों में 16 सालों से तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, जो 2005 में हुआ तो वही हुआ, लेकिन फिर भी एक रिस्क मौजूद है यहाँ पर। इसके लिए जब एक नया एक शहर बसाने की बात हुई, तो बकराल एक जगह है, बिल्कुल वहाँ से 10 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 30 किलोमीटर टोटल बनता है वो जगह, जो जिसको हम शहर कहेंगे। वो एक जगह इन्होंने एक्वायर की गई है वहाँ पर। वो जो जगह एक्वायर की गई है, वो उसका जो तकरीबन ये समझ लें कि 83% जो उसकी जगह है, वो उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। वहाँ पर एक बार कोशिश की गई थी, कुछ जो जगह है वो महकमा जंगलात से ली गई है, कुछ जगह जो है वो वहाँ के मुकामी लोगों से, बकराल के जो लोग हैं उनसे ली गई है, क्योंकि अब ये जो, अगर हम ये कहें कि यहाँ के जो लोग मुंतकिल होंगे, जो उधर जाएंगे, तो तकरीबन ये जो खानदान है, ये तकरीबन वही अभी तक जो वहाँ पर सेंसस बना था, और जो खास तौर पर जो वहाँ पर सर्वे हुआ था, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3,500 ही ठीक है, खानदान। फैमिलीज का पता है कि किन को वहाँ पर शिफ्ट करना है। 83% आप कह रहे हैं कि काम तकरीबन वहाँ पर हो चुका है। फैमिलीज रजामंद हैं वहाँ जाने के लिए, ये जगह छोड़कर वहाँ शिफ्ट होने के लिए? ये फैमिली सारी की सारी रजामंद है जाने के लिए, क्योंकि अच्छा। सबसे जो अहम बात यह है कि ये जो सिटी, न्यू सिटी जो बालाकोट है, बकराल जिसे हम्म। कहेंगे, ये बहुत ही जदीद तर्ज का बनाया गया है। जो जैसे उसकी सड़कें हैं, खासतौर पर जब भी कोई कागान आराम जाए तो उसमें से गुजर के जाता है, तो वो देख सकता है कि उसकी सड़कें हैं, उसकी डबल रोड्स, उसका अंदाज। लेकिन एक अभी तक ये बात उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये मुकम्मल तौर पर ये डेवलप क्यों नहीं हो रहा, मुतलका अदारे जो है वो क्यों नहीं करे। पहले ये गुज़िश्ता हुकूमतों में तो ये मसला रहा कि जी जो मुकामी हुकूमत थी वो कहती थी कि आप सूबे की हुकूमत से बात करें। सूबा ये कहता था कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत कहती थी कि सूबा जो है वो वहाँ का जो कब्जा रह गया है वो दिलवा के वापस करवाए, क्योंकि यहाँ पे एक दो वाकयात भी ऐसे हुए मुकामी लोगों के साथ, जिनकी जगह थी जो देने को तैयार नहीं थे, या उनका कोई और मसला था कि वो सही कहते थे है, कि हमने डिलेइंग जगह ये। टैक्टिक्स थी पहले, लेकिन अब क्या वजह है? आपने कहा कि इस पे कुछ वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुतालिका महकमे या जो भी कंसर्न्ड पर्सनस हैं वो सुन रहे हों और इसका जल्द कुछ ना कुछ किया जा सके, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि ख़तरा तो मौजूद है ना, रेड जोन इसको अभी भी करार दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी वक्त ये सिचुएशन दोबारा से हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आपकी रिपोर्ट भी आज हमने शेयर की है और ख़ास तौर पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे शो में हमारे साथ मौजूद थे नमूद, हमारे वो रिपोर्टर हैं जो अभी कल ही वापस आए हैं बालाकोट से। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि बालाकोट को 5 फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद होने के बावजूद अभी तक शिफ्ट नहीं किया जा सका है। वजूहात उन्होंने बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि जी ये वजूहात जो भी हैं जिसकी वजह से इतना डिले आ रहा है, इनको दूर किया जाएगा और जल्द ही इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ना है हमें प्रोग्राम में, और अब हमें बात करनी है कोलंबिया की, जहां के आइन को बने 200 साल मुकम्मल हो गए हैं। और इसी हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कोलंबिया के सदर ने कहा कि हम गुर्बत से परेशान होकर तारकीन वतन होने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें नाकाफ़ी हैं, मज़ीद कोशिशें करने की क्या ज़रूरत है, क्या तजावीज़ उन्होंने दी हैं, आपसे शेयर करते हैं। कोलंबिया के आइन को बने 200 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये आइन 1821 में तश्कील दिया गया था। आइन की 200 साल मुद्दत पूरे होने पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कोलंबिया के सदर इवान दोगी का कहना था कि मेरे हाथ में तारकीन वतन के लिए डिजाइन करदा शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जो हम अपने मुल्क में आए 18 लाख तारकीन वतन को जारी करेंगे ताकि इनके पास अपनी शनाख्त मौजूद हो, और हम 10 लाख कार्ड्स इसी साल जबकि 8 लाख कार्ड्स अगले साल 2022 की पहली छमाही में तारकीन वतन को देंगे। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अमन के क़याम के लिए कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। कोलंबिया के सदर का कहना था कि मैं इस तकरीब के तवस्सुस से गुर्बत और इस्तिबदाद के खौफ से
वतन छोड़ने वाले मुहाजिरीन को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारा मुल्क कोई अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन हमने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को तारिकीन वतन के लिए बरादराना रखा है। उन्होंने 10 साल के लिए हमारे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक दिए जाते हैं। वेनेज़ुएला के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा वान ग्वाडो ने तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा है कि वेनेज़ुएला में लोगों को मौजूदा सदर निकोलस मैडुरो की आमरीत पसंदाना पॉलिसियों का सामना है और कोलंबिया हमारे तारिकीन वतन लोगों के साथ बिरादराना सलूक कर रहा है, जिस पर मैं कोलंबिया के सदर का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। उन्होंने कहा, हमारा माजी हमारा हाल आपको याद रखेगा, क्योंकि आपने हमारी आज़ादी और जमहूरियत के लिए जदोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अभी आपको बताएं कि अमेरिका की एटमी टेक्नोलॉजी से लेस यूएसएस कनेक्टिकट आबदोस एशिया पैसिफिक रीजन में किसी नामालूम चीज़ से टकरा गई है। अमेरिकी फ़ौज का बताना है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता आबदोस की टक्कर से 15 अफराद को मामूली ज़ख्म और चोटें आई हैं। नाज़रीन, अमेरिकी आबदोस के साथ ये वाक़या साउथ चाइना समंदर में पेश आया है। अमेरिकी एटमी आबदोस के एटमी प्लांट को हादसे से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन आबदोस के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। अमेरिकी एटमी आबदोस जो है वो गुआम की जानिब रवा दवा है, जहां उसका तफसीली मुआयना किया जाएगा और पता लगाने की कोशिश अभी भी की जा रही है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी समंदर के अंदर जिससे टकराई है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अलबत्ता जी नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल जी, अब हमें बात करनी है दूसरी जंग अजीम की, जिसके दौरान जर्मनी के नाजी कैंपों में मारे जाने वाले 3518 अफराद के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 100 साला साबका गार्ड के खिलाफ अदालती तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जोसेफ इनका नाम है और इस बूढ़े गार्ड पर इल्ज़ाम यह है कि इसने मज़कूरा अफराद के कत्ल में मदद की और कैंप में मौजूद कैदियों को डरा धमका कर खौफ में मुब्तला रखा। क्या इन पर इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब में क्या कहना है, सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में मौजूद हैं, आपसे शेयर करते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी में बहुत सारे लोगों को अकूबत खानों और मुख्तलिफ कैंपस में मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त के जर्मन हुक्मरान हिटलर ने यहूदियों का बेदरेग कत्ले आम करवाया था, जिसे यहूदी आज भी होलोकास्ट के नाम से याद करते हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक जर्मनी की एक अदालत में नाजी दौर के एक एसएस गार्ड जोसेफ एस के खिलाफ अदालती तहकीकात का आगाज किया गया है। उसकी उम्र इस वक्त 100 साल है। इस बूढ़े शख्स पर इल्जाम है कि इसने दूसरी जंग अजीम के दौरान कैंप में 3518 कैदियों को मौत के घाट उतारने और उन्हें दौरान कैद डरा धमका कर रखने जैसे जराइम का इर्तकाब किया था, क्योंकि 1942 से 1945 के दरमियान ये उस वक्त हिरासती कैंप में बतौर गार्ड वॉच टावर पर ड्यूटी करता था। बूढ़े शख्स के हवाले से डॉक्टर्स ने अदालत से कहा है कि एक दिन में 2.5 घंटे से ज्यादा समाअत न की जाए, क्योंकि मुलजिम की सेहत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है और इसकी उम्र भी 100 साल हो चुकी है। इसके जराइम के हवाले से प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि इसने सोवियत कैदियों पर गोलियां चलाई और जहरीली गैस से कैदियों को मौत का शिकार किया है। हिरासती कैंपों में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था। जर्मनी में बर्लिन के साथ न्यूरोपिन की अदालत ने अपने बयान में कहा है कि इस पर जालिमाना और सफाकाना तौर पर कत्ल करने जैसे इल्जामात हैं। 2011 में अदालती फैसले ने इस हवाले से मुकदमे चलाने की राह हमवार की थी, जिसमें अदालत ने लिखा है कि जो भी शख्स जिस तरह से बराह रास्त या बिलवासा तौर पर, बेशक उसने कोई गोली चलाई या नहीं, उसने किसी को कत्ल किया या किसी को कत्ल करने का कोई हुक्म सादिर किया, सब जंगी जराइम का इर्तकाब करने में बराबर के शरीक हैं। इसलिए उन्हें फौजदारी मुकदमे में तहकीकात के लिए लाया जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक उनकी सजा का तयन किया जा सकता है। इस मुकदमे में शरीक एक मुद्दई एंटोनी का कहना है कि उसके वालिद इसी हिरासती कैंप में कत्ल किए गए थे। वो दौराने गुफ्तगू आपदीदा हो गए और कहा उन्हें आज के दिन के लिए 80 साल का तवील इंतजार करना पड़ा है। ये हिरासती कैंप 1936 में खोला गया था, जहां एसएस गार्ड्स की तरबियत की जाती थी और बाद में वो दूसरे हिरासती कैंपों में जाते और लोगों को मौत के घाट उतारते थे। बिल्कुल, ये भी समाअत चल रही है। जो भी फैसला आएगा यकीनन इसी शो में हम आपको आगाह कर रहे होंगे। आज दुनिया भर में क्या अहम हुआ हमने आपको आगाह किया। दोबारा इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।